हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज की जो अपनी यूनिट है वो है इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट। एक हम ये करेंगे और एक परसेप्शन के रिगार्डिंग छोटा सा टॉपिक है तो वो करने वाले हैं। तो टू टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। आइए वन बाय वन करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया है व्हाट इज इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट, कि क्या क्या इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट में मतलब इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। और सेकंड दिया गया कोई भी 5 ऐसे पॉइंट है जो इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके बारे में बताइएगा। ठीक है, कोई भी एनी 5 ट्रेंड बताने हैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, मैनेजमेंट कोई स्टेटिक नहीं है सर। मतलब मैनेजमेंट कोई स्टेटिक प्रोसेस नहीं है, फिक्स प्रोसेस नहीं है, बल्कि जो मैनेजमेंट है वो डायनामिक नेचर की है, चेंज होती रहती है। जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक कंट्री की बाउंड्री को द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन कर देना। ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर अमेरिका, जापान कहीं से भी आके भी कोई भी कंपनी बिजनेस कर सकती है, इसी तरह इंडियन कंपनी बाहर किसी भी देश में जाके बिजनेस कर सकती है। ठीक है, तो इसके जो अपने आपको बताने कोई 5 मेन पॉइंट्स। तो 5 मेन पॉइंट्स में हमने यहाँ पर कंसीडर की है बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग, जिसको बीपीआर नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बीपीआर। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट टीक्यूएम, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एसएम, नॉलेज मैनेजमेंट केएम और स्टैंडर्डाइजेशन के नाम से हमने 5 पॉइंट यहाँ पर कंसीडर किए गए। 5 पॉइंट्स आई वन बाय वन उनको करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलेंगे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आता है जी बीपीआर। क्या दिया गया है? बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग। इसका मतलब जैसे इसका नाम ही दिया गया, देखो आप समझ जाओगे सर, बिजनेस है एक, ठीक है जी। उसके अंदर जो भी प्रोसेस होती है, प्रोसेस के लाइक किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर करने की, बनाने की, डिलीवर करने की, ठीक है, गुड्स को मैन्युफैक्चर करने की, सर्विस को डिलीवर करने की जो प्रोसेस होती है, उसको दोबारा से रीअरेंज करो सर। क्या करो? उसको उस प्रोसेस को रीअरेंज करो। कैसे रीअरेंज करो? कैसे रीअरेंज करो कि एक तो कॉस्ट कम आ जाए और प्रॉफिट बढ़ जाए और टाइम भी कम कर लगे। मतलब थोड़े टाइम में ज़्यादा काम हो जाए, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम किया जा सके। तो क्या दिया गया इसके अंदर? बीपीआर यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियर। री इंजीनियरिंग का मतलब होता है सर पहले तो प्रोसेस डिसाइड थी, उसको दोबारा से आपको डिसाइड करना है। बीपीआर इज ए फंडामेंटल री थिंकिंग या रेडिकल, यानी कि फंडामेंटल री थिंकिंग या रेडिकल रीडिजाइन। रीडिजाइन करना है सर, रीडिजाइन करना है, री थिंकिंग करना है। किसको करना है सर? बिजनेस प्रोसेस को। क्यों करना है? टू अचीव ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट इन द क्रिटिकल कंटेम्प्रेरी मेजर ऑफ द परफॉर्मेंस। कि सर ताकि ड्रामेटिक का मतलब होता है फंडामेंटली आधारभूत तरीके से उसमें री इंजीनियरिंग, रीडिजाइन या आप उसको चेंज किया जा सके, ताकि आप परफॉर्मेंस को, बिजनेस की परफॉर्मेंस को अच्छे से मेजर कर पाओ। कैसे मेजर करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस को? लाइक कॉस्ट कम होनी चाहिए सर, क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, सर्विस टाइम पे डिलीवर होनी चाहिए और एक्यूरेसी या स्पीड जो होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये देखेंगे कि पहले कॉस्ट कितनी आती थी और आपने री इंजीनियरिंग प्रोसेस को दोबारा से सेटअप किया तो कॉस्ट कितनी आई। इसी तरह से स्पीड का एग्जांपल आप ले सकते हो कि पहले स्पीड कितनी थी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट होने की और अब कितनी है। ए प्रोसेस री इंजीनियरिंग विल लुक एट द एक्टिविटी टू परफॉर्म, हाउ दे कैन टू इन्वेस्ट बी इंजीनियर टू इन्वेस्ट मिनिमम रिसोर्स, कि आपको क्या करना है? मिनिमम रिसोर्स लगाने हैं और मैक्सिमम रिटर्न हासिल करना है। तो प्रोसेस को इस तरीके से आपको डिजाइन करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन दिया गया है इसके बाद कंपनी इसको बीपीआर को यूज करती है। क्यों यूज करती है सर कंपनी बीपीआर को? टू इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ की प्रोसेस। की प्रोसेस का मतलब यहां पर होता है फंडामेंटल, यानी कि जो आप प्रोडक्ट बनाते हो उसके रिगार्डिंग जो प्रोसेस है उसी को ही चेंज करने के बारे में बात कर रहा है यहाँ पर। कैसे इसको रीप्रोसेस किया जा सकता है? री इंजीनियरिंग कैसे की जा सकती है? लाइक सर कॉस्ट को कम करके, जो साइकिलिंग टाइम है रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने का उसको कम करके, क्वालिटी को बढ़ा के, इस टाइप से आप बिजनेस प्रोसेसिंग री इंजीनियरिंग बीपीआर की फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को। क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं बीपीआर के? बीपीआर सर एक टीम एफर्ट होता है, क्योंकि साइक्लिकल होता है तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टीम एफर्ट, ताकि फोकस ऑन दी, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव फोकस पे आपको फोकस करने चाहिए, किस किस ऑब्जेक्टिव पर? सबसे पहले सर कंज्यूमर फोकस। जब आप प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करो तो कंज्यूमर का बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए सर। उसके बाद आता है कंप्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, बायसनेस, इनोवेशन पे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, ये आप रीड आउट कर सकते हो
नॉर्मली तो ये ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन इसका नहीं देगा, इस जो लेसन में से है वो पॉइंट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आएगा। फिर भी अगर ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। इनको एक्सप्लेन करने के लिए कोई वही रामबाण इलाज नहीं है, सिंपल सी बात है, कंज्यूमर पे फोकस करना। सर कोई भी आप अगर प्रोसेस में चेंज कर रहे हो तो उसके अंदर देखना कि कंज्यूमर को जो वैल्यू एडेड सर्विस है वो ज़्यादा प्रोवाइड करे। आप कुछ भी लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जरूर याद करना, कंज्यूमर फोकस, स्पीड, कंप्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, इनोवेशन, प्रोडक्टिविटी। अगर किसी की हिंदी नहीं पता तो आपको पता है कि इसकी जो साथ के साथ जो ऐप पर है इसकी हिंदी मीडियम में पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। दूसरा आता है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट आइडेंटिफिकेशन। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या होता है, जो स्ट्रेटजी होता है वो एक डिसीजन नहीं बल्कि बंडल ऑफ डिसीजन होता है। क्या होता है, बंडल ऑफ डिसीजन, सिंगल डिसीजन नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा डिसीजन लिए जाते हैं एक ही टाइम पे। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट द आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करना, और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्ट्रेटजी, ठीक है, ताकि मैनेजर जो है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर सके, कंपिटिटिव एडवांटेज को पा सके एक जो कंपनी है वो। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट क्या, बंडल ऑफ डिसीजन, ये जरूर याद रखना, ये डिफाइन एज द बंडल ऑफ डिसीजन, कि इसमें एक साथ बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, जैसे प्लान ए बी सी डी इस टाइप से, और उनके ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन चलते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एक कंटिन्यू प्रोसेस है, वन टाइम शॉट नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो क्या है, ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है जो इवेलुएट करता है, कंट्रोल करता है किसी बिजनेस को, या फिर एक इंडस्ट्री के अंदर जो आपकी फर्म की पोजीशन है वो क्या है, या कंपटीटर वगैरह को, ठीक है। किस लिए किया जाता है बिजनेस स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग या पोटेंशियल कंपटीटर होने वाले हैं ना, वो उनकी पोजीशन भी क्या है, तो रीवैल्यूएट करना, रेगुलर बेसिस पे चेक करना कि आपका कंपटीटर कौन है, आप उसके एवज में कहाँ पर स्टैंड करते हो, क्या आप कंपटीटर से ज़्यादा अर्न करते हो या कम करते हो, वो सब कुछ। फिर आता है रोल ऑफ स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का रोल क्या है, जो हाईलाइट करके वो आप पढ़ सकते हो, टू इनकॉर्पोरेट द वेरियस फंक्शनल एरिया। कि पहली बात, इस टूल को, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट को आप अलग अलग जो फंक्शनल दिए गए, जो डिपार्टमेंट दिए गए, जो एरिया है एक ऑर्गेनाइजेशन का, उस पर आप इंप्लीमेंट करोगे, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे एचआर डिपार्टमेंट हो, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, हर जगह लगाओगे, और फिर उनके अंदर हार्मोनाइज या टुगेदर में मिलकर काम करें, ये भी ध्यान रखना है, ओके। नेक्स्ट वन आता है जी, टू कीप ए कंटिन्यूटी आई, मतलब आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के थ्रू आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल या ऑब्जेक्टिव उस पर लगातार आंख नजर रख सकते हो। तो ये था स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। अब आता है नॉलेज मैनेजमेंट, जैसे इसका नाम है वैसे इसका काम दिया गया है। नॉलेज मैनेजमेंट का मतलब मेन पर्पज क्या होता है सर, वैल्यू क्रिएट करना, क्रिएटिविटी को डिनोट करना, या आप ये मान सकते हो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नॉलेज है, ठीक है, जिस पर्सन के पास एक्सपर्टाइज है और जो नए नए इनिशिएटिव ले सकता है, उसको जो क्रिएटिविटी जिसके पास होती है उसकी वैल्यू क्रिएट करना, यहाँ पर आ सकते हैं। इट इज़ ए सिस्टमेटिक मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज एसेट फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू, क्रिएट करना, या टैक्टिकल या स्ट्रेटजिक रिक्वायरमेंट आप बोल सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ द इनोवेटिव प्रोसेस, स्ट्रेटजी, सिस्टम, सस्टेन एंड इन्हांस, ताकि एक फर्म की या नॉलेज को बढ़ाया जा सके, उसको स्टोर किया जा सके, या आपके पास जो पुरानी नॉलेज थी उसको रिफाइनमेंट, यानी कि दोबारा से उसको उसके ऊपर अमेंडमेंट किया जा सके। पहले आप कुछ जानते थे लेकिन आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो। नॉलेज जो है वो जो बोलेंगे इसको नॉलेज मैनेजमेंट, ये क्या करता है, कभी एक आप बोल सकते हो कि बीच में टुगेदर इन दोनों को लिंक करता है, या स्ट्रॉन्ग टाई ऑर्गेनाइजेशन गोल और स्ट्रेटजी के अंदर क्या करता है, ये मिलकर काम करता है, ठीक है। और क्रिएट वैल्यू क्रिएशन इसका मेन मोटिव है। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज मैनेजमेंट में क्या क्या आएगा, इट हेल्प लर्न फ्रॉम द पास्ट, कि नॉलेज मैनेजमेंट क्या बोलता है, पास्ट की गलतियों से सीखिएगा, सक्सेस से भी सीखिएगा, गलतियों से भी सीखिएगा। और जो नॉलेज के जो एक ऑर्गेनाइजेशन के पास मान लीजिए स्किल्ड पर्सन है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन उसका यूज नहीं कर रहा, तो उसको एक्सप्लॉइट करना, मतलब उसका यूज करना, जो आपके पास एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैन पावर है और उसके अंदर स्किल्ड है और आप उसका यूज ही नहीं करें, फिर फायदा क्या है। नेक्स्ट वन आता है सर, लॉन्ग टर्म पर फोकस होना चाहिए, कंपिटेंसी को बढ़ाना है, नए नए इनोवेटिव है, और ये की नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के रिगार्डिंग आता है। फिर आता है बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। किसके रिगार्डिंग, बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइजेशन। क्या दिया गया इसके अंदर, इट एम टू यूनिफाइड द प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बिजनेस प्रोसेस स्टैंडर्डाइज, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का मतलब था जो प्रोसेस है ना उसको दोबारा से आप इवेलुएट कीजिए, दोबारा से आप डिजाइन कीजिएगा, उसको रीडिजाइन करना। लेकिन स्टैंडर्डाइजेशन के अंदर क्या दिया गया है, यूनिफाइड, मतलब पूरे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर आप बोल सकते हो कि जो प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी है वो क्या होनी चाहिए, स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। इन दिस वे इट इज पॉसिबल टू अचीव कॉल्ड द कंपोनेंट्स, ठीक है, यानी कि रीयूज ऑफ द प्रोसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश ए कंपोनेंट्स,
ठीक है, क्या करना है, रीयूज ऑफ द प्रोसेस ऑलरेडी एस्टेब्लिश एज ए कंपोनेंट्स, यानी कि सब कंपोनेंट्स के रिगार्डिंग दिया गया है। एक डिपार्टमेंट, जैसे मान लेके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो प्रोसेस दी गई है उसको कैसे आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए क्या दिया गया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। पहला दिया गया है TQM इज द मैनेजमेंट फिलोसफी दैट सीक टू इंटीग्रेट ऑल द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। अब टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या दिया गया है कि सारे फंक्शन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इकट्ठा करना है। सर इकट्ठा क्यों करना है, ताकि फोकस किया जा सके कस्टमर की नीड पर, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पर। ठीक है, और फंक्शन कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंस है, मार्केटिंग है, रीडिजाइन है, डिजाइन के रिगार्डिंग है, HR के रिगार्डिंग है, सब कुछ। ठीक है, यानी कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट को क्या करना है, क्वालिटी को क्या करना है, मैनेज करना है। TQM के बारे में एक चीज और दे रखी है, क्या दे रखा है, देखिए, डू द राइट थिंग, सही काम कीजिएगा पहली बार में भी और आखिरी बार में, राइट एट द फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम। ओके, गॉट इट। आगे आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ TQM के क्या क्या प्रिंसिपल दे रखे हैं। तो पहला दिया गया जी आपका मैनेजमेंट कमिटमेंट। क्या दिया गया पहला, मैनेजमेंट कमिटमेंट। मैनेजमेंट कमिटमेंट में क्या क्या आएगा, देखिए, प्लान, सबसे पहले प्लानिंग करना है। सर क्या करना है, प्लानिंग करना है, चाहे वो डायरेक्ट प्लान हो चाहे ड्राइव का मतलब होता है इनडायरेक्ट प्लान हो का। फिर क्या करना है, डू, पहले प्लानिंग करो, फिर उसके ऊपर काम करो। काम करने के बाद देखिएगा कि कोई कमियां चेक करो, उसको चेक करने के बाद अगर कोई डेविएशन वगैरह है तो उसके ऊपर एक्ट लो। ये प्लानिंग की प्रोसेस दे रखी है, मोस्टली आप ऐसे बोल सकते हो। फिर आता है ये तो आपका मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, मैनेजमेंट तो प्लान ही करेगा ना। दूसरा आता है एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग, एम्प्लॉयज क्या कुछ कर सकते हैं, एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग देना, एम्प्लॉयज के सजेशन स्कीम या मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, एक्सीलेंस टीम, ये एम्प्लॉयज के रिगार्डिंग है। फिर आता है आपके पास फैक्ट डिसीजन मेकिंग के लिए कौन कौन से टूल यूज करते हैं। वैसे तो डेप्थ में हम इसको कर चुके हैं कंटेंट वाले में, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको नेम याद करने हैं। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, स्टैटिकल प्रोसेसिंग कंट्रोल, ठीक है, ये टूल दे रखे हैं आपको। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ DOE दे रखा है, कि आपकी FMEA अलग अलग। नेक्स्ट वन दिया गया है, और इसके अंदर 7 स्टैटिकल टूल है। इतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं करना, बस ये याद रख लेना क्या कुछ दे गई। एक कंपनी का एग्जांपल फोर्ड, उसको दिया गया यहाँ पर। कंटिन्यू इंप्रूवमेंट के अंदर क्या दे रखा है, सिस्टमेटिक मेजरमेंट या फोकस ऑन द कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एक्सीलेंस टीम, क्रॉस फंक्शनल, ठीक है, मेंटेन इंप्रूवमेंट, फोकस कस्टमर के ऊपर क्या क्या सर, कस्टमर को बेटर सर्विस डिलीवर करना, रिलेशनशिप अच्छे बना कर रखना, क्वालिटी प्रोडक्ट देना, और कस्टमर के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट देना। ये तो था अपना, क्या किसके रिगार्डिंग दिया गया था, ये था सर इमर्जिंग ट्रेंड इन मैनेजमेंट, और कोई भी 5 पॉइंट बताने थे, हमने 5 के 5 यहाँ पर बता दिए गए। फिर 2-3 पॉइंट और है जो इंपॉर्टेंट है, वो भी एक्स्ट्रा नोट्स में इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पर बनने के चांसेस होते हैं, कि ऐसा क्वेश्चन दे दे कि राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग। आपको एक राइट नोट डाउन करना है, किसके ऊपर नोट डाउन करना है सर, क्वालिटी सर्कल के ऊपर। पहला क्या आया गया है, क्वालिटी सर्कल क्या होता है, बेंचमार्किंग क्या होता है, और ISO क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले दिया गया क्वालिटी सर्कल। क्वालिटी सर्कल जो ये एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है, स्मॉल सेल्फ ग्रुप गवर्निंग ग्रुप होता है एम्प्लॉयज का, और वॉलंटरी मिलते हैं ये। और इसका मेन काम क्या होता है, भी अपने अपने एरिया के अंदर जो क्वालिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, फिर उनका सोल्यूशन निकालना। और जो ये मेंबर होते हैं, ये 6 से आप बोल सकते हो 6 से 8 ही मेंबर होते हैं एक क्वालिटी सर्कल ग्रुप के अंदर। और ये जो होते हैं कॉमन एरिया के अंदर होते हैं, मतलब इनका जो एक ही कंपनी के अंदर होते हैं, और उनकी समस्या सेम होती है, हर किसी को अपनी समस्या के बारे में पता होता है, और सबकी समस्या एक ही होती है। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्या क्या दे रखे क्वालिटी सर्कल के। पहला आता है सर जो क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करना। दूसरा आता है सर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट या डेवलपमेंट लेके आना। थर्ड वन देखिए क्या दिया गया है, थर्ड वन आता है ह्यूमन रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज करना, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट को बढ़ाना, प्रोडक्ट क्वालिटी को बढ़ाना, और कॉस्ट को कम करना। और इससे क्या होगा सर, इससे एम्प्लॉयज की जो स्किल वगैरह है वो भी इंप्रूव होती है, तो स्किल को इंप्रूव करना। सुपरवाइजरी स्किल, सुपरवाइजर नहीं बल्कि जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके अंदर सुपरवाइजरी स्किल को इंट्रोड्यूस करना, पार्टिसिपेशन करना उनका डिसीजन मेकिंग में, और उनके कंट्रीब्यूशन को समझना एम्प्लॉयज के। यानी कि कहने का मतलब होता है इससे जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति लॉयल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन दिया गया है फिर आपके पास
बेनिफिट ऑफ क्वालिटी सर्कल, बेनिफिट क्या कुछ दे रखे क्वालिटी सर्कल की, जरूरी नहीं कि सर जो क्वालिटी सर्कल के अंदर जो मेंबर है उनको मॉनेटरी रिवार्ड मिले, मॉनेटरी रिवार्ड तो नहीं मिलता, लेकिन उसके साथ साथ उनको बेनिफिट क्या होता है, फिर क्यों जुड़ते हैं सर, ताकि उनका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट हो पाता है, लाइक वो सुपरवाइजरी स्किल उसके अंदर आ जाती है, सोशल डेवलपमेंट सोसाइटी के अंदर उसकी अच्छी नज़र रहती है, कहने का मतलब अच्छी पहचान होती है। और एक अगर आप एक बिजनेस के लिए मान लीजिए सपोज कर आप कहीं जॉब करते हो, उस जॉब के अलावा अगर आप 1-2 घंटा उस ऑर्गेनाइजेशन को देते हो तो आपका अटेंशन आपके ऊपर आना कंपलसरी है। अपॉर्चुनिटी टू अटेन द नॉलेज, ठीक है, नॉलेज बढ़ती है, लीडरशिप क्वालिटी बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है काम करके, हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट भी होता है। फिर दिया गया सर बेंचमार्किंग, पहला था टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है बेंचमार्किंग अपना पूछा गया था। बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है सर, इसके अंदर एक कंपनी दूसरी कंपनी से खुद का कंपैरिजन करती है, बेंचमार्क सेट करती है। मान लिया कि जैसे आप अगर सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी ओपन करना चाहते हो तो आपका क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है। अब स्टैंडर्ड किसको लोगे, बेंचमार्क किसको लोगे सर, बेंचमार्क हम सर पेप्सी कोला कंपनी को या फिर कोका कोला कंपनी को आप ले सकते हो, उनको बेंचमार्क बोल सकते हो आप। ठीक है भाई, कोई भी अनदर कंपनी जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें टॉप में कौन बैठा हुआ है, बापू कौन है, तो उसी को क्या बोलेंगे, उसको बेंचमार्क की तरह आप ट्रीट करोगे। ठीक है, तो बेंचमार्किंग के अंदर क्या दे रखा है, एक कंपनी कंपैरिजन करती है, किससे कंपैरिजन करेगी सर, अदर कंपनी से। ठीक है, और फिर देखेगी कि वो उसके कंपैरिजन में कहां पर स्टैंड करती है। तो बेंचमार्किंग मोस्टली 3 तरह की होती है, इसकी प्राइमरी क्लासिफिकेशन का 3। इंटरनल बेंचमार्किंग का मतलब क्या होता है, अब सर चल ये बात तो हमने मान ली कि सर एक नई कंपनी है, वो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी है उससे कंपैरिजन करती है, ठीक है। सर अगर कंपनी जो टॉप में है, जो लीडर है, जो अभी से ही आप बोल सकते हो कि अपने फील्ड में बादशाह है, वो कैसे सेट करे सर, वो खुद का कंपैरिजन कर सकती है, उसको बोलते हैं इंटरनल बेंचमार्किंग। एक कंपनी जो अपनी इंडस्ट्री के अंदर टॉप में चल रही है वो क्या करेगी, वो देखेगी प्रीवियस ईयर में उसके पास क्या कुछ रिसोर्स वगैरह थे, क्या स्टैंडर्ड था, और अब उसका मतलब एक कंपनी जब खुद से ही कंपैरिजन करती है, खुद का ही बेंचमार्क मानती है पास्ट परफॉर्मेंस को, उसको इंटरनल बेंचमार्किंग बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद कम्पिटेटिव बेंचमार्किंग। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया आप टेक्सटाइल की आपकी कंपनी है, तो आप टेक्सटाइल के अंदर जो टॉप में है, यहाँ पर आप टॉप में नहीं हो, पहले वाले में तो आप टॉप पे थे, इसलिए खुद का कंपैरिजन खुद से ही कर रहे थे पास्ट रिकॉर्ड से। कम्पिटेटिव बेंचमार्किंग में क्या होता है, कम्पिटेटिव बेंचमार्किंग के अंदर आप मान लें कि नए हो और जिस मान लें टेक्सटाइल का आप बिजनेस करना चाहते हो, और जो टेक्सटाइल में जो टॉप पे इंडस्ट्री चल रही है, टॉप पे कंपनी चल रही है, उससे कंपेरिजन करना आपका कम्पिटेटिव बेंचमार्किंग होता है। ठीक है, इसके बाद आता है जी स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग का मतलब होता है भाई, अभी तक तो हम एक देश के अंदर कंपैरिजन कर रहे थे, जब आप अपनी कंपनी का आउट आप बोल सकते हो कि दूसरी इंडस्ट्री से भी, मान लिया कि टेक्सटाइल की आपकी कंपनी थी, अगर टेक्सटाइल की आपकी कंपनी थी, अगर आप टॉप में ही हो टेक्सटाइल में, टेक्सटाइल की कंपनी में आप क्या हो सर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर आपकी टॉप मोस्ट कंपनी आप ही हो, तो आपने खुद का स्टैंडर्ड सेट किया, तो वो तो हो गया इंटरनल बेंचमार्किंग। लेकिन अगर आप नए हो टेक्सटाइल में, तो जो टॉप में बैठा उससे कंपैरिजन करना, वो हो गया आपका कम्पिटेटिव। लेकिन अगर आप टेक्सटाइल में टॉप पे हो, ठीक है, लेकिन आप अदर इंडस्ट्री का, सर टेक्सटाइल के अलावा क्या, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होगी, सर्विस इंडस्ट्री होगी, आईटी इंडस्ट्री होगी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगी, ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, अगर आप उनसे कंपैरिजन कर रहे हो तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। यानी कि जब आप आउट ऑफ द इंडस्ट्री, यानी कि खुद की टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, उसको छोड़कर आप किसी और इंडस्ट्री से कंपैरिजन कर रहे हो, या अपने देश की फर्म को छोड़कर किसी ग्लोबल एमएनसी कंपनी से कंपैरिजन कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग आप बोल सकते हो। इसके लिए 6 सिग्मा रूल दिया गया था होशिन ने, तो ये ज़्यादा डिटेल में नहीं करना अपने को। ठीक है, इतना याद रखना इसका एग्जाम्पल। फिर आता है जी स्टेप इन्वॉल्व कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है स्टेप इन्वॉल्व इन बेंचमार्किंग, कि बेंचमार्किंग के अंदर कौन कौन से स्टेप को इन्वॉल्व किया जाता है। तो पहला आता है सर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको अपने ही बिजनेस की प्रॉब्लम को समझना या प्रोसेस को समझना। दूसरा आता है फिर अदर के प्रॉब्लम को समझना, अदर की बिजनेस प्रोसेस को समझना। तीसरा आता है सर इन दोनों का, अपने का और अदर का कंपैरिजन करना। और चौथा फिर इंप्लीमेंट करना सर उसको। ठीक है, बस ये आपको ध्यान रखना है। बेंचमार्किंग आप बोल सकते हैं ये लगातार चलने वाली प्रोसेस है, कोई वन टाइम शॉट नहीं है। और थर्ड वन आता है आपका सेकंड क्वेश्चन का, कि आईएसओ क्या होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन। सर इसकी जो एब्रिविएशन बनेगी वो तो ऐसी बननी चाहिए ना, IOS, लेकिन इसको आपने लिखा है ISO। ये क्यों लिखा, आइए इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आज कर ही लेते हैं। पहला दिया गया ISO ऑर्गेनाइज फ्रॉम द यूनियन ऑफ द, जो ISO बनाया गया वो दो चीज़ों से मिलकर बनाया है, दो ऑर्गेनाइजेशन का मिक्सअप है। पहला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द नेशनल स्टैंडर्डाइजेशन एसोसिएशन, पहला। दूसरा है यूनाइटेड नेशन स्टैंडर्ड कोऑर्डिनेशन
कमिटमेंट 2। इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को मर्ज करके आईएसओ बनाया गया है। 1946 के अंदर 25 देश मिले थे लंदन के अंदर, ठीक है। और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मिलने का, कि टू फैसिलिटेट द इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और यूनिफिकेशन, कि जो इंडस्ट्री के रिगार्डिंग स्टैंडर्ड है वो पूरे इंटरनेशनल पर सभी इंडस्ट्रियों के लिए एक से होने चाहिए। तो इसलिए इसने काम स्टार्ट किया फरवरी 1947 में। और जो आईएसओ वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? सर ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड है ISOS। इसका मतलब होता है सर इक्वल। इक्वल का मतलब होता है सर पूरे वर्ल्ड के अंदर हर इंडस्ट्री के लिए इक्वल स्टैंडर्ड बनाए जाने चाहिए। और सभी ने इसका, वैसे तो इसने बोला कि हर लैंग्वेज के अंदर, हर कंट्री के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था, लेकिन जो सबकी सहमति बनी है वो आईएसओ पे बनी। किस पे बनी है? ISO पे बनी है, ठीक है। अब तक इसमें 100, पहले 23 ही कंट्री थे सिर्फ, अब 150 से ज़्यादा कंट्री इसकी मेंबर हैं। और करीब करीब हर इंडस्ट्री के लिए इसने 16,500 से ज़्यादा स्टैंडर्ड अब तक ये पब्लिश कर चुके हैं। बेनिफिट क्या दिया गया है सर इसका? बेनिफिट सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है इसका, कि कोर बेनिफिट तो है इसके अंदर, लाइक आपकी मार्केट बढ़ जाती है। अगर आप मान लें सपोज करो आईएसओ मार्का का कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे ज्वेलरी के अंदर हॉल मार्क होता है, अगर आप हॉल मार्क की ज्वेलरी बेचोगे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। आपकी मार्केट एरिया बढ़ जाएगा, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, कस्टमर सर्विस बढ़िया होगी, और दूसरा कस्टमर आपके बारे में जानने लग जाएंगे। फिर आता है सर आईएसओ के 6 कोर प्रिंसिपल ऑफ आईएसओ सर्टिफिकेशन। आपको आईएसओ का, एक दुकानदार को, एक बिजनेसमैन को आईएसओ का सर्टिफिकेट है, आईएसओ का सर्टिफिकेट कैसे लेना पड़ेगा सर? सबसे पहले तो आएगा सर डॉक्यूमेंट कंट्रोल। डॉक्यूमेंट कंट्रोल का मतलब होता है विद ए रेफरेंस और वर्जन नंबर, ठीक है, टू इंश्योर दैट राइट डॉक्यूमेंट। आप क्या करोगे? रेफरेंस में, सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, राइट डॉक्यूमेंट राइट प्लेस और राइट टाइम पर देने पड़ेंगे। रिकॉर्ड कंट्रोल एक ये मेथड होता है, एफिशिएंट मेथड ऑफ फाइंडिंग इंडिविजुअल रिकॉर्ड करने के लिए। फिर इंटरनल रिव्यू करना पड़ेगा आपको, यानी कि जो आप काम कर रहे हो उसको टाइम टू टाइम चेकआउट करना कि सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। नॉन कन्फर्मेंस का मतलब होता है जो आपने प्लान किया उसके अतिरिक्त कुछ होना, मतलब आपने प्लानिंग कुछ किया, होगा कुछ और, उसको बोलते हैं नॉन कन्फर्मेंस। और फिर उसको करेक्टिव एक्शन। अब नॉन कन्फर्मेंस को करेक्ट करना। प्रिवेंटिव एक्शन का मतलब है कि जो नॉन कन्फर्मेंस है ना, ये फ्यूचर में दोबारा ना हो, यानी कि सर प्लानिंग आपने की उसके अकॉर्डिंग दोबारा जो प्लानिंग ना हुई उसके अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, प्लानिंग की उसके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, उसके अलावा नहीं। ये तीनों पॉइंट मिक्सअप से आप यूज कर सकते हो। सॉरी। फिर आज का आता है नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, परसेप्शन क्या होता है? ये हमने पढ़ा अब तक किसके बारे में? बीओपी के बारे में, ठीक है। परसेप्शन के रिगार्डिंग क्या दिया? व्हाट इज परसेप्शन, एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ द परसेप्शन। परसेप्शन के कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं? परसेप्शन क्या होता है सर? चीज़ों को देखने का नजरिया होता है। हर व्यक्ति हर चीज़ को लेकर अलग अलग होता है। एक ही बात के ऊपर, एक ही सिचुएशन के ऊपर सोचने का नजरिया अलग अलग है लोगों का, ओके। वही हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि हर व्यक्ति के बिलीफ, जो एटीट्यूड है, ओपिनियन है, वो किसी का क्या होता है? अलग अलग होता है सर। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं सर? 3 फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसी भी व्यक्ति के नज़रिए को, परसेप्शन को। पहला करता है सर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल, फिर स्टिमुली। इंटरनल फैक्टर कौन होता है? जैसे खुद का ही, आपका बैकग्राउंड क्या है, जैसे आपकी नीड डिजायर क्या है। आप मास्लो की नीड हायरार्की आपने पढ़ी थी, 5 नीड होती है। सबसे पहले बेसिक नीड आप जिसके अंदर बोल सकते हो। सबसे पहले हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल नीड, शारीरिक आवश्यकताएं। फिर आपने पढ़ा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, फिर आपने पढ़ा सोशल नीड, फिर आपने पढ़ा ईगो या एस्टीम नीड, फिर आपने पढ़ा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो मान लें जिसकी जिसकी टॉप मोस्ट नीड सेटिस्फाई है, वो तो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड ही रखेगा ना। वो तो बोलेगा हाँ जी सबको करो, सबको नौकरी मिलती है, सबको काम करना है, उस टाइप से उसकी सोच रहेगी। और जिस बेचारे को कुछ नहीं मिला, जिसकी पहली फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई नहीं हुई, वो बोला नहीं क्या फ़ायदा है भाई, सब अपने अपने लगे रहते हैं, कुछ नहीं, कोई कामयाब नहीं होता, कोई जॉब नहीं लगता। अलग अलग सोच है। तो सबसे पहले तो सर देखने का नज़रिया, खुद की नीड। आप किसी व्यक्ति से किसी सिचुएशन के बारे में तब पूछोगे ना जब उसकी बेसिक नीड सेटिस्फाई होगी। आप किसी गरीब से पूछ रहे हो गोल्ड का क्या भाव, वो बोलेगा यार खाना खाने को रोटी मिल जाए, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आप उसी रोटी के लिए किसी अमीर से पूछोगे, वो बोला गोल्ड का पूछिए, इसको छोड़ दें, ये तो है ही अपने पास। तो नीड और डिजायर, सबसे पहले तो वो आपको चीज़ों को देखने का परसेप्शन, ठीक है। वो बोलते हैं ना भूखे को तो रोटी दिखती है भाई, जिसका पेट भरा हुआ वो रोटी की तरफ थोड़ी दिखेगा। फिर आता है पर्सनैलिटी। नेक्स्ट वन क्या दिया गया है? पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी भी अलग अलग हो सकती है, लाइक आपका स्ट्रॉन्ग या सिक्योर पर्सनैलिटी है, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है या वीक पर्सनैलिटी है, या फिर आप कॉन्फिडेंट हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो, वो आ जाएगा पर्सनैलिटी के अंदर। फिर आता है सर एक्सपीरियंस। आपका पास्ट का एक्सपीरियंस क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, ठीक है। आपने किसी लड़की को प्रपोज किया, उसने मना कर दिया, तो आपका पास्ट का एक्सपीरियंस अच्छा हो गया, ठीक है, या बुरा हो गया, उस टाइप से कुछ लगाओ। आगे बात करते हुए डरोगे आप। अगर हाँ कर दिया तो फिर आपका कॉन्फिडेंस हो रहा ही होगा भाई, हाँ भाई मैं तो किसी से भी
हाँ बुलवा सकता हूँ, कुछ भी लगाओ, ये इंटरनल फैक्टर के अंदर आ जाते हैं। कौन कौन से? नीड एंड डिजायर, पर्सनैलिटी और एक्सपीरियंस। फिर आता है एक्सटर्नल फैक्टर। इसने बोला सर कि सिर्फ देखने का नजरिया खुद का ही नहीं, ठीक है, बल्कि एक्सटर्नल फैक्टर भी इफेक्ट करते हैं, लाइक साइज। अगर किसी चीज को आप बड़े साइज में देखते हो तो वो ज्यादा याद रहती है सर, ठीक है, उसका परसेप्शन अलग होता है, उसको उसके ऊपर ज्यादा टेंशन, जैसे कि बिगर मशीनरी, लार्जर बिल्डिंग, उस टाइप से आप बोल सकते हैं। इंटेंसिटी, गहनता, लाइक नियॉन बोर्ड जो होते हैं, आपने देखा होगा ना, जैसे किसी शॉप के ऊपर है, एक तो वैसे ही आपने कुछ नाम लिख रखा है, और एक वो डिजिटल बोर्ड लगा के लिख रखा है, उसके अंदर इंटेंसिटी होती है वो भी परसेप्शन को कैप्चर करता है। दूसरा मोशन, चलती फिरती चीजें हमारा ध्यान ज्यादा आकर्षित करती है या ना, बोला सर। तीसरा चौथा आता है रिपीटेशन, अगर एक ही एड टीवी पर बार बार आती है तो हमें उसको याद रहता है। जैसे अगर मैच के कोई शौकीन है तो आपने देखा हो, जब मैच होता है तब जो वो एक ओवर कंप्लीट होने के बाद जो ऐड आती है ना, मोस्टली क्या होती है, सेम ही ऐड आती है, तो वो आपको याद हो जाती है बिना बात, क्योंकि रिपीटेशन हो जाता है। फिर आता है स्टेटस, कि सर डिलीवर कौन कर रहा है, कौन बता रहा है, अमिताभ बच्चन ऐड कर रहा है या कोई आम आदमी कर रहा है? अमिताभ बच्चन कर रहा है तो आप ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान दोगे, वरना नहीं दोगे। फिर आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब कलर के रिगार्डिंग आ सकता है, ठीक है, जैसे कि ब्लैक एंड वाइट, ये कलर ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, रेड एंड ब्लैक, ये कलर भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, और पिंक ब्लू, ये भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ना, लड़कों को पिंक या लड़कियों को पिंक, ठीक है, जो भी एक्स वाई जेड है। तो भावनाओं को समझो, आगे पढ़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर कौन कौन से बताना? साइज, इंटेंसिटी, मोशन, रिपीटेशन, स्टेटस और कॉन्ट्रास्ट। फिर आता है जी स्टिमुलस। स्टिमुलस का मतलब होता है भी कोई ऐसी चीज जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करती है। जैसे आपको भूख लगी है तो जो रोटी है ना, रोटी वो आपके लिए स्टिमुली का काम करेगी, और जब जैसे ही वो रोटी आपको मिल गई, आपने एफर्ट किया, आपको रोटी मिल गई, वही स्टिमुली रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जब तक नहीं मिलता तब तक स्टिमुली यानी कि मोटिवेटर का काम करेगी, और जैसे ही मिल जाएगा वो रिवार्ड में आ जाता है। तो सबसे पहले आता है सिमिलरिटी। इसने बोला सर अगर आप किसी चीज से जान पहचान आप परिचित हो, अगर वही चीज आपको मिल जाती है तो आप उसके ऊपर परसेप्शन आपका अलग होता है। ग्रेटर द स्टिमुली ग्रेटर द परसेप्शन, उसको आप ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हो। प्रोक्सीमिटी, नियर अबाउट आप बोल सकते हो, जो चीज़ें आपके आसपास हैं उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हो। जैसे सपोज करो एक कार बनाने में 10 वर्कर लगते हैं, तो अगर मान ले कि एक वर्कर ने खराब काम कर दिया, तो आप बोलो सर 10 के 10 ये ग्रुप ही खराब है। तो प्रोक्सीमिटी के कारण हो सकता है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है सर अच्छे ग्रुप में एक नालायक की चल जाए और नालायक वाले में एक अच्छे बेचारे की बोल सकते हो कि रिस्पेक्ट ना रहे। प्रोक्सीमिटी, भाई संगत का असर है। आपके पेरेंट्स नहीं बोलते क्या भाई ये अपना जो फ्रेंड सर्कल है इसको छोड़ दे, सही नहीं है, ये तेरे को कामयाबी नहीं होने देगा, ठीक है, वो अलग बात है कि उन्हीं का लड़का खराब है, ये प्रोक्सीमिटी के अंदर आ जाती है। फिर आता है जी नेक्स्ट वन, क्लोजरनेस। कई बार क्या होता है, चीजें हम क्लोज जोड़ देते हैं, जैसे मान लें कि जैसे डॉट डॉट करके दे रखा है ये, ठीक है, अब आपको क्या सर ये सर्कल की तरह लग रहा है, क्यों? क्योंकि आपने पहले देखा हुआ ये सर्कल होता है, तो हालांकि ये सर्कल नहीं है, या फिर ऐसे बना देता हूं मैं, ऐसे ये मैंने गैप छोड़ दिया, ठीक है, मैंने ऐसे बना के ये गैप छोड़ दिया, हालांकि सर्कल होने में तो अभी टाइम है, मतलब ये सॉरी कंप्लीट नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको कंप्लीट मान लेते हैं। तो सर्कल के लिए क्या आपको याद रखना है? ऑर्गेनाइज योर परसेप्शन इनटू द कंप्लीट ऑब्जेक्ट। आप अपने परसेप्शन को कंप्लीट मान लें, जैसे ये सर्कल दे रखा है, ये स्क्वायर दे रखा है, इस टाइप से। फिर आता है कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी और क्लोजरनेस बिल्कुल सेम सेम से है, लेकिन फर्क क्या है? क्लोजरनेस में तो हम क्या करते हैं, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। किसके ऊपर फोकस करते हैं? कंप्लीट ऑब्जेक्ट के ऊपर। जबकि कंटिन्यूटी के अंदर हम क्या करते हैं? कंटिन्यूटी के अंदर हम सर सीरीज ऑफ पार्ट की कंटिन्यूटी, जैसे मान ले कैसे कर दिया, ये इसके इस टाइप से दिखा देते हैं, ये कंटिन्यू चलेगा, ठीक है, इन्फिनिटी ऐसे करके दिखा दिया, ये कंटिन्यूटी का एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये कंटिन्यूटी के अंदर आ जाता है। फिर दे रखा है इसके बाद कि परसेप्चुअल कॉन्टेक्स्ट। इसने बोला सर हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग होता है, कोई कुछ मीनिंग निकालता है, कोई कुछ मीनिंग निकालता है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, जैसे थंब का है, ऐसे इंप्रेशन देते हैं, तो अब आजकल तो क्या बोलते हैं, सिर्फ लाइक करना बोल देते हैं, और जब तक ये इंटरनेट नहीं आता तब तक बोलते हैं अंगूठा दिखाना, मतलब तब तक इसका नेगेटिव सेंस था, अब आजकल पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। तो इसने बोला सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो कंटेक्स्ट है या वर्ड है, सिंबल है, वो अपना बोल सकते हो कि मीनिंग उनका अलग अलग आता है, अलग अलग आ सकता है। किसी के फेशियल एक्सप्रेशन से बता सकते हो कि उसको आपकी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। कोई आपको एंग्री दिख रहा है तो आप बोलोगे सर ये तो इसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है सर, ये बीवी से पिट के आया 100%। तो इस टाइम क्या होगा, ये सारा का सारा आपका क्या है, कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग। फिर दे रखा है परपेक्चुअल डिफेंस के रिगार्डिंग दिया गया है। किसके रिगार्डिंग दिया गया है? परपेक्चुअल डिफेंस के रिगार्डिंग दिया है। इसके अंदर क्या आदेश ने बोला कि सर परपेक्चुअल डिफेंस या परपेक्चुअल
कॉन्टेक्स्ट है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। कैसे इंटर रिलेटेड है, आइए वन बाय वन रीड आउट कर लेते हैं। जैसे इसने दिया गया, ए पर्सन मे बी बिल्ड ए डिफेंस अगेंस्ट द सिचुएशन इवेंट इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट और पर्सनली या कल्चरली अनएक्सेप्टेबल थ्रेटन। मतलब कोई भी एक सिचुएशन ऐसी जो अनएक्सेप्टेबल है, उसको लेकर आप पहले से ही सजग रहते हो, ठीक है। जैसे इनफैक्ट परपेचुअल डिफेंस में भी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूनियन मैनेजमेंट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, ये आपको पता चल जाता है, ठीक है। जैसे क्या क्या पॉइंट थे इसमें पढ़िएगा। हाँ जी, स्ट्यूमली के अंदर सिमिलैरिटी के बेस पर आप किसी चीज़ को जोड़ सकते हो। जैसे पहले 4 टांगों वाला आपने गांव के अंदर डोगी देखा था, कुत्ता देखा था, उसके बाद आप जंगल में चले गए, वहाँ पर शेर देख लिया, या कोई गीदड़ देख लिया, बोलते ऐसे बोलते ना कि गीदड़ डोगी जैसा ही होता है, उस टाइप से। प्रोक्सीमिटी है सर, समीपता जोड़, नियर अबाउट, कि एक ही ग्रुप के अंदर है। तो जैसे मैंने फ्रेंड सर्कल का एग्जांपल दिया था कि आपका फ्रेंड सर्कल खराब है, इसके साथ नहीं रहना। क्लोजरनेस के अंदर और कंटिन्यूटी के अंदर डिफरेंस बता दिया। ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट को शो करता है, सीरीज ऑफ पैटर्न को शो करता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्ड आ जाएंगे, डिफेंस के अंदर है कि आप सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप कैसे शो करते हो, देखते हो। फिर आते हैं इसके बाद एक्सप्लेन द मेन प्रोसेस ऑफ परसेप्शन। मेन प्रोसेस परसेप्शन की क्या क्या दे रखी है, देखिएगा। पहला दिया गया इनपुट, फिर दिया गया थ्रूपुट, फिर दिया गया आउटपुट। इनपुट किस चीज़ का, ऑब्जेक्टिव इवेंट पीपल को लेकर आप क्या सोचते हो। फिर थ्रूपुट के अंदर पहले सिलेक्शन करना। जैसे इनपुट तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे, इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे इनपुट होते हैं, पीपल को, लोगों का आप धारणा अलग अलग, इवेंट को लेकर, ऑब्जेक्ट को लेकर, उनका सिलेक्शन करना, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना, फिर उनका इंटरप्रिटेशन करना, और बाद में उसके ऊपर रिजल्ट आना। आउटपुट का मतलब यहाँ पर रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। आइए रीड आउट कर लेते हैं इसको जल्दी सी। पहला दिया गया परपेचुअल इनपुट। क्या दिया गया, परपेचुअल इनपुट। अब इसने बोला कि दीज स्टिमुली इंक्लूड, इसके अंदर ऑब्जेक्ट, इवेंट और पीपल, तीनों याद रखना आपको, ये तीनों चीजें ये आती हैं। और इसके अंदर क्या करना पड़ता है, एक इंडिविजुअल को पूरे इन्वायरमेंट से आप क्या कर सकते हो, इसको चूज करते हो। चॉइस ऑफ द स्टिमुली बाय द इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है, ठीक है। ये परसेप्शन की प्रोसेस का पहला पार्ट तो नहीं है, लेकिन इनको स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, आप ऐसे मान सकते हो। पहला जो परसेप्शन की, जो परपेचुअल बोले परसेप्शन बोलो, इसकी प्रोसेस का पहला स्टेप आता है थ्रूपुट। क्या था है, थ्रूपुट। इसके अंदर 3 फैक्टर होते हैं। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली। इसने बोला सर इन्वायरमेंट के अंदर तो पता नहीं कितने स्टिमुली है। स्टिमुली का मतलब यहाँ पर मान लें कि ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग, इवेंट के रिगार्डिंग इनपुट लगा लो, इनपुट पता नहीं कितने हैं सर। अब उसमें से कौन से इनपुट हम सेलेक्ट करते हैं जो हमसे रिलेटेड है, जो हमारी समस्या को सोल्व करेंगे, और बाकी को हम इग्नोर कर देंगे। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुली। ऑर्गेनाइजेशन स्टिमुली के अंदर क्या जाता है, इसके अंदर कि आफ्टर सेलेक्टिंग, आपने स्टिमुली सेलेक्ट कर लिया, रीजन सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरी प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, फिर उसके बाद उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको मीनिंग देना। जैसे एग्जांपल दिया गया, मेकिंग एंड द इनकम्प्लीट पिक्चर कंप्लीट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। एक इनकम्प्लीट, जैसे ऐसे दे रखा था ना ये, अब इसको जैसे ये सर्कल का था, ऐसे दे रखा, सर्कल बना के आपने सर्कल बना दिया, तो इसके ऑर्गेनाइज कर दिया आपने। क्या कर दिया, ऑर्गेनाइज, अपने कॉग्निटिव पावर, अपने दिमाग का यूज करके आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। लाइक आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि मान लें कि ये ऐसे दे रखा है। अब कोई तो इसको बोलेगा सर ये ट्रायंगल होता है, कोई बोले सर नहीं 3 लाइन है, 1 2 3, इस टाइप से। ये ऑर्गेनाइज द स्टिमुली, आपने स्टिमुली क्या किया, ऑर्गेनाइज कर दिया। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टिमुली। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि कोई तो इसको सही से जोड़ता है। जैसे मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो, कि उसको इंटरप्रेट करना, उसकी व्याख्या करना। अब उससे पूछें क्या है भाई ये बताओ, ठीक है। कोई इसको ट्रायंगल बताएगा, कोई बोला सर ये 3 लाइन है, तो इसके रिगार्डिंग आता है, ठीक है। फिर आता है इसके अंदर आउटपुट। क्या दिया गया है, आउटपुट। तो पहला क्या दिया गया था सर, पहला था स्टिमुली सिलेक्ट करना, फिर उसको ऑर्गेनाइज करना, इनकम्प्लीट पिक्चर को कंप्लीट करना, और फिर कंप्लीट होने के बाद उसको क्या बोलेंगे वो इंटरप्रिटेशन के अंदर आ जाएगा। फिर आता है जी और परसेप्चुअल इनपुट आ गया, थ्रूपुट आ गया, फिर आउटपुट आता है। आउटपुट के अंदर रिजल्ट होता है। रिजल्ट आर टून विद द इंडिविजुअल ओपिनियन, आप क्या सोचते हो, रिजल्ट क्या है, उसके साथ मैचअप करना, वो सारा काम इसमें। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन आता है अपना, एक्सप्लेन द मेन बैरियर ऑफ परसेप्शन। मेन बैरियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है इस परसेप्शन वाले टॉपिक में। प्लीज इसको रीड आउट करना और एक बार लिख के जरूर देख लेना इस क्वेश्चन को। तो पहला आता है जी स्टेरियोटाइपिंग। क्या दिया गया है, फर्स्ट वन दिया गया स्टेरियोटाइपिंग। ये वर्ड जो है वॉल्टर लिपमैन ने दिया था 1922 के अंदर, लेकिन इसका यूज जो किया जाता है वो लोगों के बिहेवियर का एनालाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्टेरियोटाइपिंग का मतलब क्या होता है भाई, आप किस ग्रुप से आते हो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपको माना जाएगा, उस ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके बारे में राय बनाई जाएगी, आपके बारे में लोग परसेप्शन बनाएंगे, आप कहाँ से आते हो, ठीक है। जैसे मान लें कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे हर शहर के अंदर जो सेक्टर वगैरह होते हैं, अगर आप बोल सकते हो सेक्टर से आते हैं, जैसे शहर के अंदर बोल दें कि 14 सेक्टर से आते हैं 16 सेक्टर से आते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर पैसे वाला है ये बंदा,
अरे चाहे वो हो या ना हो, चाहे वो वहाँ पर रेंट पे लेके रह रहा हो, लेकिन बोलेंगे सर पैसे वाला। तो स्टेरियोटाइपिंग का मतलब बैरियर है सर, ये ज़रूरी नहीं है कि जो दिख रहा है वो होता है। लेकिन इस टाइप का ये क्या हो गया, बैरियर हो गया। तो हर जैसे कुछ व्यक्ति सोचते हैं भाई किसी कास्ट को लेकर भी किसी की धारणा, हालांकि ये नैरो माइंडेड लोगों के काम होते हैं, किसी कास्ट को लेकर बोल सकता है कि सर ये इस कास्ट का है तो ये अच्छा है, इस कास्ट का है तो अच्छा नहीं है, इस टाइप से भी हो सकते हैं। फिर आता है इंप्रेशन, यानी कि एक स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है सर, ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक इंडिविजुअल पर थोपना। फिर आता है इंप्रेशन, इंप्रेशन को रेसेंसी इफेक्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर पहले बोला जाता ना भाई फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसने बोला सर रियलिटी में जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एम्प्लॉइज खासकर जो चापलूस किस्म के व्यक्ति होते हैं, तो आप सभी तो जॉब करते हो, आपको पता ही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में पानी मार भी बोलते हैं ना आजकल, हरियाणवी में अपने में पानी मार है, चापलूस है, चमचा है। तो इस टाइप के लोग क्या होते हैं, पहली बार इनका इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, बोलता है यार ये तो बहुत काम करता है, लेकिन बाद में जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंटर कर जाते हो तब आपको पता चलता है नहीं यार ये सिर्फ ऐसे ऐसे बस शो ऑफ करने के लिए करता है, बाकी कुछ नहीं। मालिक आ जाता तभी हाथ पांव मारता, वरना कुछ नहीं करता। तो जरूरी नहीं कि फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन हो, एक ये कमी होगी, इसको इंप्रेशन या रेसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। हेलो इफेक्ट के अंदर क्या दिया गया है, हेलो इफेक्ट के अंदर क्या जाएगी, मान लें कि आपकी एक अच्छाई या एक बुराई के कारण बाकी सभी अच्छाई या बुराई हट जाती है। मान लिया कि आप टाइम पे आते हो, बस सिर्फ टाइम पे आते हो और कुछ नहीं करते, सिर्फ टाइम पे आते हो, इट मीन्स आपको क्या माना सर ये रूटीन पे आता है, डिसिप्लिन बंदा है तो ये काम भी ज़्यादा करेगा, जरूरी नहीं कि काम भी ज़्यादा करे। ये हेलो इफेक्ट होता है, यानी कि एक ट्रेट जो है, एक गुण जो है बाकी सबको ओवरराइड कर देता है। प्रोजेक्शन के अंदर क्या होता है जैसे आप हो वैसे ही दूसरे देखते हो, आप ईमानदार हो तो बोलोगे सर सारी दुनिया ईमानदार है, लेकिन रियलिटी में तो ऐसा नहीं है ना मित्र। ठीक है, फिर दे रखा है एट्रीब्यूशन, एट्रीब्यूशन का मतलब होता है अपने दोष दूसरे पे मत देना। जैसे एग्जांपल दिया कि नर्स है, वो ट्रे लेके जा रही थी मेडिसिन की और वो गिर गई। अब वो ट्रे में मान ले कि कॉस्टली मेडिसिन थी, आप बोल सकते हो कि ग्लूकोज की बोतल थी जो महंगी वगैरह आती है उसकी रिगार्डिंग थी, लेकिन उससे गिर गया। अब उसने क्या किया, वो ब्लेम डाल दिया, किस पे डाल दिया, फर्श पे। बोला सर फर्श पे पोंछा लगाया हुआ था, फर्श चिकना था इसलिए गिर गई, मेरी कोई गलती नहीं है। इसको एट्रीब्यूशन बोलते हैं भाई, अपनी बुराई को दूसरे पे थोप देना। और ऐसे तो आपको बहुत सारे मिलेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, स्कूलों में, कॉलेजों में। इन्फ्रेंस का मतलब होता है कि अनुमान लगाना, इन्फ्रेंस का मतलब, ठीक है। जैसे इसके अंदर इन्फ्रेंस इज ए टेंडेंसी ऑन द पार्ट ऑफ सम पीपल टू जज अदर ऑन द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, अनुमान लगाते हैं। आपने क्या किया, आपको किसी पर्सन के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता है, लेकिन आपने उसका पूरा बायोडाटा गा दिया। ठीक है, आप किसी पर्सन से मिले और उसको थोड़ा बहुत जाना, और मान ले कि एक दो बात उसके आपको अच्छी नहीं लगी, आप बोले नहीं यार बिल्कुल बेकार बंदा है, तो इससे तो बात ही मत करना। अरे पहले पूछ तो ले वो किस सिचुएशन में था, वो सही है या नहीं है। वो ऐसा तो नहीं कि घर से लड़ाई करके आया, मान ले कोई टीचर ही लगा लो, उसने आपको आया, आपने डांट फटकार दिया आपने उसको, या किसी बच्चे को आपने, आप टीचर हो, आपने किसी बच्चे को डांट फटकार दिया। हो सकता है आपका मूड ठीक नहीं है, आप घर में थोड़ा बहुत कोई इवेंट हो गया उसके कारण, लेकिन बच्चे के परसेप्शन क्या जाएगा, बोले यार नहीं यार ये टीचर ठीक नहीं, बढ़िया नहीं है, तो एग्रेसिव है। तो ये इन्फ्रेंस होता है भाई, थोड़ी सी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के कारण आप क्या करते हो सर, उसके बारे में पूरे को जज कर देते हो। सिलेक्टिव परसेप्शन के अंदर क्या दे रखा है, इंडिविजुअल डिफर इन टर्म ऑफ देयर मोटिव एंड इंटरेस्ट, पीपल टेंड टू परसीव व्हाट इज अकॉर्डेंस विद देयर नीड एंड मोटिव इंटरेस्ट। एग्जांपल दिया गया है, अगर मान ले कोई व्यक्ति डरा हुआ है, मान ले कि किसी ने जो नॉर्मली क्रिमिनल नेचर का नहीं है, उसके हाथ से कोई मर्डर हो गया। अब मर्डर हो गया ना, वो सारे घूमता फिरेगा भाई, कहीं पुलिस मेरे को पकड़ ना ले, पुलिस मेरे को पकड़ ना ले। या किसी ने लड़ाई कर दी, आपने देखा ना कई लोग ऐसे होते हैं कि अगर लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो कांपने लग जाते हैं। ठीक है, पता नहीं क्या, जैसे आपने लगा लो आपने कोई गलती कर दी और आपको पता है भाई आपके जो पेरेंट्स हैं वो थोड़े रूड टाइप के, तो आपको डर लगता है नहीं यार कहीं मेरे को डांटेंगे, वो सिलेक्टिव परसेप्शन हो जाता है। परपेचुअल सेट के अंदर क्या दिया गया है, पीपल ट्रेंड टू इंटरप्रेट द बिहेवियर ऑफ द अदर अकॉर्डिंग टू देयर मेंटल। जैसा आपका दिमाग है वैसे आप दूसरों के बारे में सोचते हो, बस। जैसे जनरल मैनेजर, उसकी सोच है, उसका विश्वास है, बिलीफ है क्या कि वर्कर जो होते हैं बेईमान होते हैं, लेजी होते हैं, श्रृंखला काम नहीं करते, कामचोर होते हैं, तो ऐसा मान लिया तो मान लिया। तो ये था जी आज का अपना पूरा पार्ट, होप से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।